वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई बड़ी शानदार मूवी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत ही बड़ी एपिक सीन से होती है, जहां एक तरफ से पुलिस वाले फायरिंग कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ से बैंक रॉबर उन पे गोलियां बरसा रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि ये रॉबर्ट्स बैंक लूट कर भागे हैं और जब पुलिस इनके पीछे पड़ गई तो ये एक बिल्डिंग के अंदर घुस गए, लेकिन पुलिस वहां भी उनको घेर लेती है और काफी लंबे समय तक चलने वाली इस फायरिंग में 5 में से 4 रॉबर्ट्स मौके पर अपना दम तोड़ देते हैं। और जब पुलिस बिल्डिंग में पहुंच जाती है ना दोस्तों, उन्हें वहां पे 5वां रॉबर्ट दिख जाता है जो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। उसके सामने उसका फोन और गन पड़ी होती है और वो जैसे ही फोन उठाने की कोशिश करता है, पुलिस को लगता है कि ये गन उठा रहा है, तो बस इसी गलतफहमी में वो पुलिस वाले उसकी भी जान ले लेते हैं। बिल्डिंग के बाहर मीडिया की लाइन लगी होती है। जर्नलिस्ट सवालों पे सवाल करते हैं कि जब रॉबर्ट्स को जिंदा पकड़ा जा सकता था तो उनका एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी। तो तब एक ऑफिसर जवाब देता है कि उन लोगों ने पहले हम पे गोली चलाई थी, इसीलिए एनकाउंटर करना पड़ा। लोगों की सेफ्टी के लिए जो कदम सही होता है हम वही उठाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं। इस टाइम ना एक पुलिस वाला कुछ कांस्टेबल के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है और तब उसको ऐसा महसूस होता है कि झाड़ियों में कोई तो छिपा हुआ है। वो जैसे गाड़ी के बाहर आकर देखने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे विनोद नाम का आदमी आकर उस ऑफिसर को मारना शुरू कर देता है और देखते देखते विनोद के बाकी सारे साथी मौके पे पहुंच जाते हैं और ऑफिसर के साथ साथ कांस्टेबल को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं। हालत खराब करने के बाद विनोद और उसके साथी सभी पुलिस वालों को उनकी वैन में ही बंद कर देते हैं। अब विनोद ऑफिसर से कहता है कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तेरी वर्दी से जरूर है। मैं हर पुलिस वाले से नफरत करता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों है वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद विनोद उस गाड़ी को चालू करके सीधे ट्रांसफार्मर से टकरा देता है और एक जोरदार धमाके के साथ साथ सभी पुलिस वाले मौके पर मारे जाते हैं। विनोद फिर आता है अपने ठिकाने पे, जहां वो और उसके सारे साथी जमीन के नीचे बने हुए सीवर सिस्टम में घुसकर कुछ तो काम कर रहे होते हैं। ये काम बड़ी सावधानी और बड़े ही फास्ट तरीके से अंजाम दिया जा रहा होता है। अभी तो नहीं बताया जाता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन जब आप जानोगे ना आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब सीन मुड़ता है अर्जुन नाम के कांस्टेबल पर। वो अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल आया होता है क्योंकि उसकी माँ को ट्यूमर का ऑपरेशन होने वाला है। कल की डेट है तो आज रात तक सारे पैसे जमा करने होंगे, जो कि करीब 18 लाख रुपए हैं। अर्जुन अपने पिता से कहता है कि आप यहीं पे रुककर माँ का ख्याल रखिए, मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके आता हूँ और आते हुए पैसे भी लेकर आऊंगा। जिस पर उसके पिता मान जाते हैं क्योंकि आज से ही अर्जुन की कांस्टेबल की नौकरी शुरू होने वाली है। उसने काफी मुश्किलें झेली लेकिन नौकरी उसे मिल गई। इसके बाद अर्जुन अपने 2 दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन आता है, जो खुद भी अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आए होते हैं। उसके मतलब वो बाकी 2 दोस्त। तो यहाँ आने के बाद अर्जुन एक ऑफिसर से कहता है, सर हमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर चाहिए ताकि कल से हम नौकरी शुरू कर सके। तो ऑफिसर कहता है, सब इंस्पेक्टर तो बाहर गए हुए हैं जरूरी काम से, इसलिए बाहर बैठ के तुम इंतजार करो, वो आएंगे तो तुम्हें लेटर मिल जाएगा। इसलिए अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ बाहर इंतजार करने लग जाता है। वहाँ पर 3 और लोग मौजूद होते हैं। वो तीनों भी अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आए हुए थे। तो बात करने पर अर्जुन को पता चलता है कि ये उन्हीं कांस्टेबल के बेटे हैं जिनको विनोद ने मार डाला। दोस्तों वो इसी स्टेशन में काम करते थे, इसलिए उनकी जगह इनको नौकरी मिल गई। लेकिन इनको इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है पर इंस्पेक्टर नहीं आता। अर्जुन अपने भाई को फोन करके कहता है, मैं पैसे नहीं ला पाया, पर फिक्र मत करना, मैं सुबह सुबह पैसे लेकर आ जाऊंगा। वो ऑफिसर अर्जुन और बाकी कांस्टेबल से कहता है कि देखो, जब तक इंस्पेक्टर नहीं आ जाते तब तक जाओ और आसपास पेट्रोलिंग करके आओ, खाली मत बैठे रहो। इसलिए सभी आसपास घूमने लगते हैं। तब वहाँ पे अनु नाम की लड़की आती है दोस्तों, जो अर्जुन से कहती है, कब से फोन कर रही हूँ, आखिर तुम उठा क्यों नहीं रहे, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है कुछ। तो अर्जुन कहता है, वो मैं अपना फोन हॉस्पिटल भूल गया था इसीलिए, और फिलहाल दोस्त का फोन यूज कर रहा हूँ। अनु कहती है, देखो अर्जुन, मेरी मंगनी हो गई है, इसलिए आज मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो चलो भागकर शादी कर लेते हैं, वरना कल से मैं किसी और की हो जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और ये सुनकर अर्जुन कोई रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ गहरी सोच में पड़ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों दोस्तों, वो जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। तो बात है अर्जुन की, एक निहायती निकम्मा लड़का जिसे दुनिया में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई में तो सबसे पीछे, 12th का एग्जाम 7 बार ट्राई करने के बाद भी पास नहीं कर पाया। हालांकि वो मिडिल क्लास परिवार से आता था, लेकिन हमेशा अपने पिता को कोसता रहता था कि कुछ पैसे कमा लिए होते तो शान की जिंदगी होती मेरी। उसी के पड़ोस में अनु रहती थी। पड़ोसी होने की वजह से दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सभी से छुप छुप कर घूमना फिरना उनका डेली का हो गया था। पर तब एक दिन अनु के पिता उसको अर्जुन के साथ देख लेते। उनको पता था कि अर्जुन निकम्मा है, उसको कुछ नहीं आता, इसलिए वो सीधे उसे कह देते हैं कि तुम जैसे निकम्मे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी भूल कर भी नहीं करूंगा। जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, उसके लिए हिम्मत, जिम्मेदारी और इज्जत चाहिए, जो तुम्हें जरा सी भी नहीं है। ये सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। वो घर आकर सारी बातें अपने पिता को बताते हुए उन्हें खूब चिल्लाता है कि काश ढेर सारे पैसे होते आपके पास, अमीर बाप का बेटा समझकर अनु के पिता तुरंत उसको मुझे सौंप देते। अब बेटे की बातों से दोस्तों पिता का दिल छलनी हो जाता है कि कैसी बातें कर रहा है ये, और वो अर्जुन की ऐसी बातें बर्दाश्त करके थक चुके थे दोस्तों। इसीलिए वो आखिरकार कह देते हैं कि कभी तूने अपनी माँ को देखा है, उसको ट्यूमर है, तूने कभी उसका हालचाल पूछा कि वो ठीक है भी या
ये नहीं, उसके ऑपरेशन के लिए 18 लाख लगेंगे, लेकिन वो ऑपरेशन करवाने को तैयार नहीं है। पता है किस लिए? ताकि उन पैसों से तू कोई बिजनेस या अपना करियर बना सके। लेकिन तूने कभी एक बार प्यार से उससे बात तक नहीं की। इतने ही पैसे चाहिए ना तुझे, तो वो 18 लाख ले ले और जो करना है कर। एक बार तेरी माँ मर जाए उसके बाद खुद आत्महत्या कर लूंगा मैं और ये घर भी तेरे नाम कर दूंगा, तब ये तेरे पैसों की जो प्यास है ना बुझ जाएगी तेरी। और दोस्तों ये बातें अर्जुन के दिल पर चाकू की तरह लग जाती है। वो इस बात को जानकर पहले तो खूब सारा रोता है कि मुझसे ये क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जाकर उसको अकल ठिकाने आई, इसीलिए वो मेहनत करके कांस्टेबल की नौकरी हासिल करता है। और जब अर्जुन को नौकरी मिली तब उसके पिता अनु के पिता से बात करने जाते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अब उसे नौकरी भी मिल गई है। पर अनु के पिता कहते हैं कोई मुझसे पूछेगा मेरा दामाद क्या करता है तो मैं यही कहूंगा ना कि वो कांस्टेबल है। अरे इंस्पेक्टर होता तो समझ भी आता, कांस्टेबल क्या है, कुछ नहीं। इसके बाद वो जबरदस्ती अनु की मंगनी किसी और से करवा देता है दोस्तों। और इसीलिए अनु अर्जुन से मिलने आई थी कि देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम भी करते हो तो भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है मैं ऐसा देखो कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे पिता को शर्मिंदा होना पड़े। तो अनु कहती है मैं तुम्हारे कॉल का 12 बजे तक इंतजार करूंगी, अगर फोन नहीं आया तो उसके बाद तुम कभी मुझे देख नहीं पाओगे। तो दोस्तों अब अनु के जाने के बाद सभी कांस्टेबल पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी उनको टनल के ढक्कन से एक आदमी बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। उसको देखकर पहले सभी हैरान कि इतनी रात गई ये अंदर क्या कर रहा था। वो उससे कुछ पूछ पाते, इससे पहले वो आदमी भागना शुरू कर देता है और फिर सभी कांस्टेबल उसके पीछे पड़ जाते हैं। पीछा करते करते स्लम एरिया में आ जाते हैं जहाँ सिर्फ झोपड़ियों की भूल भुलैया होती है और ये एरिया पूरा खाली है दोस्तों। लोगों को सरकार ने यहाँ से बाहर निकाल दिया है क्योंकि यहाँ पर अब बिल्डिंग वगैरह बनने वाली है। और इतनी भूल भुलैया में वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। तभी ऑफिसर एक कांस्टेबल रमेश को फोन करके कहता है कि कहाँ हो तुम लोग। तो रमेश कहता है कि हमें एक बंदा मिला था, बस उसी का पीछा कर रहे हैं, आ जाएंगे जल्दी। तो अर्जुन कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे उस बंदे को, हमें अलग अलग होकर ढूंढना पड़ेगा। दो लोगों की टीम में बंट जाते हैं फिर उसे ढूंढते हैं तो शायद वो मिल जाए। इसीलिए सभी लोग अलग अलग होकर उस आदमी को ढूंढने में लग जाते हैं। तब 2 कांस्टेबल को वहाँ विनोद दिखाई देता है दोस्तों, जो अपने सभी साथियों के साथ मौजूद था। तो वो कांस्टेबल अर्जुन और बाकी सभी को यहाँ पे बुला लेता है। ये सारे लोग विनोद से कहते हैं कि आखिर तू है कौन और इस एरिया में कर क्या रहा है। मानो दोस्तों शेर की गुफा में आकर ये लोग शेर से पूछ रहे हो कि तू है कौन। इन्हें क्या पता ये तो वही आदमी है जो पुलिस वालों से सख्त नफरत करता है। विनोद उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। तो रमेश गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि गुंडा है क्या, गूंगा है क्या, सुनाई नहीं देता तुझे, कब से पूछ रहे हैं। और बस विनोद का खून खौल उठता है कि एक पुलिस वाला मुझसे बदतमीजी करेगा। और दोस्तों विनोद तो उसका सीधा सर धड़ से अलग कर देता है। और ये दिल दहलाने वाला सीन देखकर बाकी कांस्टेबल्स की तो रूह कांप उठती है। वो सभी अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। विनोद अपने साथियों से कहता है कि एक भी पुलिस वाला बचना नहीं चाहिए, सबकी लाशें मुझे मेरे आंखों के सामने चाहिए, तुरंत जाओ खत्म कर दो सभी को। किसी भी कांस्टेबल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन और ये हमें मारना क्यों चाहते हैं। भागते भागते एक और कांस्टेबल उनके हत्थे चढ़ जाता है और मारा जाता है। अर्जुन अपने साथी कांस्टेबल राम से कहता है कि भाई पुलिस स्टेशन फोन करके सब बताना होगा, बैकअप टीम बुलानी होगी, वरना सभी मारे जाएंगे क्योंकि ना ही हमारे पास हथियार है ना ही इतने लोग जो उनका मुकाबला कर पाए। लेकिन दुर्भाग्य से उनके फोन में नेटवर्क ही नहीं होता दोस्तों। और तभी वहाँ पे विनोद के बाकी बंदे पहुंच जाते हैं। उनसे बचने के लिए अर्जुन राम के साथ एक घर के अंदर छुप जाता है जहाँ एक महिला अपने बेटे के साथ रहती है। वहीं पे अर्जुन पहले उसको शांत करवाते कहता है कि देखो हमें कुछ देर यहाँ पे रहने दो प्लीज, वरना वो लोग हमें मार डालेंगे। तो वो महिला कहती है उन लोगों को पता चला कि मैंने आपको यहाँ रहने दिया तो वो लोग मुझे और मेरे बेटे दोनों को मार देंगे। वो ये भी कहती है अगर आपको नेटवर्क नहीं आ रहा तो आप 3 गली छोड़कर सामने एक घर होगा वहाँ जाइए, घर की छत पर लाल एंटीना होगा, वहीं से सारे बदमाश अपना काम करते हैं, ये आपको वहाँ नेटवर्क मिल जाएगा। तो अर्जुन दोस्तों राम के साथ उस एंटीना वाले घर में जाता है जहाँ अंदर विनोद मौजूद है। उसने दोनों मरे हुए कांस्टेबल की लाशें यहीं पे रखी होती है। विनोद के घर से बाहर निकलते ही ये दोनों घर के अंदर पहुंच जाते हैं ताकि रमेश का फोन ले सके। दरअसल यहाँ आने के बाद सबके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, सिर्फ रमेश के मोबाइल में था क्योंकि ऑफिसर का फोन भी उसी के मोबाइल में आया था इसीलिए। पर घर के अंदर आते ही अर्जुन को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि उसके होश उड़ा के रख देता है। उसको सामने टेबल पर पूरे शहर के सीवर सिस्टम का मैप दिखाई देता है, गटर का, जिसमें शहर के सभी बैंकों की लोकेशन को मार्क किया गया है और सारे बैंक के लॉकर्स इन्हीं सीवर से होकर गुजरते हैं। इसका मतलब दोस्तों विनोद और बाकी टनल्स के जरिए सारे शहर के बैंक्स को लूटना चाहते हैं, वो भी आज रात 2 बजे, जो कि मैप पर साफ साफ लिखा हुआ है। और अब अर्जुन को खुद की सेफ्टी से ज्यादा उन बैंक्स की परवाह होती है कि अगर रात को इन लोगों ने बैंक लूट लिया तो वो 18 लाख भी चले जाएंगे जो कि मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए चाहिए। और मेरी माँ की तरह और भी
भी कई लोग होंगे जो अपनी अपनी जरूरत के लिए पैसा जमा करके रखे होंगे। नहीं नहीं, मुझे ये सब रोकना होगा। और तब उसको वहाँ पे दोस्तों उसका ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। अर्जुन फिर हैरान, ये तो इंस्पेक्टर के पास होना चाहिए था ना, फिर ये यहाँ पे कैसे आ गया। उसको डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्पेक्टर भी विनोद के साथ मिला हो। अगर ऐसा है तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। राम कहता है कि देख, पहले खुद को तो बचा ले, फिर देखेंगे कि कैसे इस विनोद को रोकना है। दूसरी तरफ दोस्तों हम विनोद को देखते हैं। उसने अनु का अपहरण कर लिया था। वो अनु से कहता है कि मैं तुम्हारा अपहरण क्यों किया और तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, ये सोचने के बजाय तुम अर्जुन के कॉल का इंतजार कर रही हो ना। मुझे भी उसी के कॉल का इंतजार है। वो तो अभी खुद जिंदगी और मौत की रेस लड़ रहा होगा, इसीलिए भूल जाओ उसको। ये सुनकर अनु काफी ज्यादा घबरा जाती है कि ये कह क्या रहा है। इसे तो सब पता है, यानी कि इसने अर्जुन को भी मुसीबत में डाल के रखा हुआ है। तो वहीं दोस्तों राम अर्जुन से कहता है, यहाँ सिर्फ तेरा ही ज्वाइनिंग लेटर क्यों है भाई, हमारा क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझे जानता हो? ये सुनकर अर्जुन भी हैरान। वो कहता है कि उसका और मेरा मतलब क्या रिलेशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम अपने डिपार्टमेंट में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तब राम कहता है कि मेरे पास एक जुगाड़ है। उसको कमरे के अंदर कई सारे रेडियो नजर आते हैं, उनमें वॉकी टॉकी कनेक्ट करके जो विनोद था ना, वो टनल में अपने साथियों से बातें किया करता था। राम कहता है कि अगर हम इन रेडियो की फ्रीक्वेंसीज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर ले तो यहाँ से हम सिर्फ विनोद के वॉकी टॉकी के जरिए न सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से बात कर पाएंगे बल्कि इस शहर के किसी भी डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, हमें हमारे डिपार्टमेंट के रेडियो फ्रीक्वेंसी का नंबर चाहिए होगा, तभी जाकर हम उसे वॉकी टॉकी से कनेक्ट कर सकते हैं। अब अर्जुन कहता है कि हम हमारे डिपार्टमेंट से किसी को भी कॉल नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कौन कौन विनोद से मिला हुआ है। जैसा तुमने कहा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करके सारे पुलिस डिपार्टमेंट से कनेक्ट किया जा सकता है, तो हम वही करेंगे ताकि सभी को एक साथ पता चले। हम एक साथ शहर के सभी पुलिस वालों को विनोद के प्लान के बारे में बताएंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी नंबर कौन लेके आएगा? तब उसको याद आता है एक बच्चा जो पुलिस स्टेशन चाय लेकर आता था। अर्जुन उसको कॉल लगाकर सारी बातें बताता है कि चुपके से स्टेशन जाकर रेडियो की फ्रीक्वेंसी नंबर नोट करके हमें बताओ। इसीलिए वो बच्चा स्टेशन जाता है और चाय का कप ढूंढने के बहाने वो फ्रीक्वेंसी नंबर अर्जुन को बता देता है। अब दोस्तों नंबर तो अर्जुन को मिल चुका था, पर बाकी था वॉकी टॉकी हासिल करना। वो तो उनके पास था ही नहीं। जब तक वॉकी टॉकी नहीं रहेगा बात कैसे करेंगे डिपार्टमेंट से? इसीलिए अर्जुन कहता है कि बस अब और कायरों की तरह छुप कर नहीं बैठ सकते, हमें बाहर निकलकर वॉकी टॉकी हासिल करना ही होगा, वरना शहर में बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अब ये दोनों बाहर आकर वॉकी टॉकी ढूंढने में लग जाते हैं, जहां अर्जुन को उसके दोनों दोस्त भी मिल जाते हैं जो भाग्य से अभी तक जिंदा थे। और अभी दोस्तों ये सब विनोद के किसी ऐसे साथी की तलाश में होते हैं जिसके पास वॉकी टॉकी हो सकता था। तब उनको एक बंदा दिखाई देता है जो उन्हें ही ढूंढ रहा था। वो जैसे ही उनके पास आता है अर्जुन उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। राम कहता है वॉकी टॉकी तो हमें मिल गया, इसे कनेक्ट करने के लिए हमें उसी घर में जाना होगा। और तब अर्जुन अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मैं और राम फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करने जा रहे हैं, जैसे कनेक्ट होगा तुम लोग वॉकी टॉकी के जरिए इस शहर के सारे पुलिस डिपार्टमेंट को इन लोगों के प्लान के बारे में बता देना, याद रहे ढंग से बताना। इतना कहकर अर्जुन राम के साथ वहां चला जाता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि राम फ्रीक्वेंसी कनेक्ट कर पाता विनोद के साथी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन अर्जुन बच जाता है। वो लोग राम को पकड़कर विनोद के सामने पेश करते हैं। वो कहता है कि बता अर्जुन कहाँ है, वरना तू नहीं बचेगा। लेकिन तभी अनु विनोद से कहती कि तुम आखिर ये कर क्यों रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें इनको मारकर, क्या तुम्हें तरस नहीं आता? तो विनोद कहता है कि आज जो मैं बना हूँ ना वो इन्हीं पुलिस वालों की वजह से हुआ हूँ। हर विलन के पीछे एक दर्दनाक पास्ट होता है। जानना चाहती हो मेरा पास्ट क्या था? तो सुनो, हमारा एक गांव हुआ करता था जहाँ सारे लोग किसान थे। खेती करना हमारा एकमात्र जरिया था। लेकिन एक दिन गांव की जमीन से कोयला निकला। ये खबर जैसे ही शहर के लोगों को मिली, उन्होंने जंगलों को काटकर माइनिंग फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया जहां से वो कोयला निकाला करते थे। धीरे धीरे करते हुए हमारे गांव में पानी आना भी कम हो गया, क्योंकि सारा पानी फैक्ट्री वाले इस्तेमाल किया करते थे। मदद मांगने गए तो बैंक वालों ने बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स के भारी लोन दे दिया ताकि मोटर लगाकर पानी निकाला जा सके, जिससे खेती हो पाएगी। लेकिन कुछ दिन तो ठीक चला, बाद में मोटर से भी पानी आना बंद हो गया। सारे खेत बर्बाद हो गए। लोन तक चुकाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए बैंक वालों ने सभी को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग इज्जतदार थे, उनसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। इसी सदमे से मेरे पिता के साथ साथ गांव के कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। और बाद में पता चला कि फैक्ट्री और बैंक वालों ने एक साथ मिलकर यह प्लान बनाया था ताकि गांव वाले मजबूर होकर अपनी जमीनें भी फैक्ट्री वालों को बेच दें, लोन चुकाने के लिए वो भी। और फिर हम सब पुलिस के पास मदद मांगने के लिए गए, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने के बजाय उन फैक्ट्री और बैंक वालों का साथ दिया, क्योंकि उन्हें उनसे रिश्वत जो मिल रही थी। जिन पुलिस वालों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था वही हमारा मजाक उड़ाने लगे। जो लोग बचे बेचारे, उन्होंने अपनी जमीन भी फैक्ट्री वालों को बेच दी और उसी फैक्ट्री में माइनिंग का काम शुरू कर दिया। तभी से मुझे हर पुलिस वाले से नफरत है। जब वो गरीबों की मदद ही नहीं कर सकते तो इस दुनिया में रहकर क्या ही फायदा उनका। मैं सारे के सारे बैंक लूट कर जो भी हमारे गाँव वालों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई करूंगा। मेरा साथ देने वाले सभी लोग गाँव वाले ही हैं जो अपने अपने परिवार को बचाने यहाँ आए हैं।
1 साल पहले मेरे भाई के साथ साथ 4 और गांव वालों ने बैंक लूटने की कोशिश की, जिन बैंक वालों ने हमारे ही पैसे खा रखे थे। तो पुलिस वालों ने उनका एनकाउंटर कर दिया। उसी एनकाउंटर में मेरा भाई भी मारा गया। पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट कर सकते थे, पर उन्होंने झंझट से बेहतर सीधे एनकाउंटर कर दिया। यानी कि दोस्तों, मूवी की शुरुआत में फोन उठाते हुए मरने वाला बंदा असल में विनोद का ही भाई था, जिसे एनकाउंटर में मारा गया, जबकि उसने बस फोन उठाने की कोशिश की थी। इसी वजह से विनोद पुलिस और बैंक सभी से गुस्सा है और वो बैंक लूटकर अपने गांव वालों को मजबूरी में आकर आत्महत्या करने से बचाना चाहता है। ये सुनकर अनु भी हैरान हो जाती है। अब विनोद के साथी राम को बुरी तरह से मारकर उसे छोड़ देते हैं, जहाँ उसमें हल्की हल्की जान बची थी। और ये भी विनोद की एक चाल थी कि अर्जुन और बाकी जैसे ही राम को बचाने के लिए आएंगे तो वो सभी को पकड़ लेगा। अर्जुन जब राम को इस हालत में देखता है, उसे बहुत ही बुरा लग जाता है। वो तुरंत उसके पास आता है, लेकिन बेचारा राम आखिरी सांसें लेते लेते राम से कहता है कि मेरे अलावा मेरी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है भाई, उनका ख्याल रखना। इतना कहते राम दम तोड़ देता है। वहीं दोस्तों, हम उसकी माँ को देखते हैं, जो बेचारी बार बार अपने बेटे को फोन लगा रही है। उसे क्या पता कि अब उसका बेटा कभी फोन उठा ही नहीं पाएगा। अर्जुन को बड़ा दुख होता है कि एक एक करके सभी कांस्टेबल मारे जा रहे हैं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। पर दोस्तों, अब अर्जुन के सामने ये भी मुसीबत थी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करने वाला राम तो मर चुका है। अब सारे डिपार्टमेंट को इनके प्लान के बारे में कौन कैसे बताएगा। तो वहाँ पे एसआई पहुंच जाता है, जो विनोद के साथ ही मिला हुआ था। वो जैसे ही अर्जुन और बाकियों को देखता है, उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, पर अर्जुन और बाकी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक जगह छुप जाते हैं। अब एसआई विनोद से कहता है कि कैसे भी करके वो लोग बचने नहीं चाहिए, अगर वो बच गए तो मैं फंस जाऊंगा। इतना कहकर वो तो चला जाता है, लेकिन अर्जुन ने इसी दौरान एसआई का वॉकी टॉकी ले लिया था, जो कि पहले से ही शहर के हर डिपार्टमेंट से कनेक्ट है। अर्जुन तुरंत उस वॉकी टॉकी के जरिए सभी पुलिस डिपार्टमेंट को अलर्ट कर देता है कि आज रात 2 बजे शहर के सभी बैंक में चोरी होने वाली है। ये सुनकर शहर भर में अफरा तफरी मच जाती है। सारे पुलिस वालों को बैंक की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया जाता है। इसी दौरान अर्जुन को उस महिला से पता चलता है कि विनोद ने अनु को बंदी बना के रखा हुआ है। वो महिला विनोद को उस जगह लेके जाने के लिए तैयार हो जाती है जहां अनु मौजूद है, तो अर्जुन तुरंत उसके साथ हो जाता है। इधर अर्जुन का एक दोस्त हरी विनोद के हत्थे चढ़ जाता है, तो विनोद कहता है कि बता वो अर्जुन कहाँ छिप कर बैठा हुआ है, अगर तूने बता दिया तो तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मनी मेरी उसके साथ है। तो हरी कहता है कि हम कांस्टेबल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपनों को बचाने के लिए हम अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकते। अर्जुन मेरा 16 साल से दोस्त है और मैं उसके लिए मरने को तैयार हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं वो कहाँ है, क्योंकि तुम लोगों को सजा अर्जुन ही देगा। ये सुनकर दोस्तों विनोद को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब वहाँ पे वो महिला अर्जुन को लेकर आ जाती है। अर्जुन को अनु तो मिल जाती है, लेकिन तब उसको पता चलता है कि दोस्तों ये महिला तो असल में विनोद की ही पत्नी है, जिसने पहले तो अर्जुन का भरोसा जीता और अब उसको विनोद के पास वो लेकर आ गई। विनोद अर्जुन से कहता है कि क्यों रे, फंस गया ना तो मेरे जाल में, तुझे शायद नहीं पता होगा, लेकिन बाकियों की जान से ज्यादा मुझे तेरी जान चाहिए, क्योंकि तू ही वो इंसान है जिसकी वजह से मेरा भाई मरा था। और तब दोस्तों हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि विनोद का भाई अपने साथियों के साथ जब चोरी करके भाग रहा था, तब पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। तो हड़बड़ी में जैसे ही वो अपनी बाइक भगाता है, उसकी बाइक से अर्जुन की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। ये चीज जब अर्जुन देखता है तो वो विनोद के भाई का पीछा करना शुरू कर देता है, ताकि उसको सबक सिखा पाए। हालांकि पुलिस उन चोरों तक नहीं पहुंच पाई थी, पर अर्जुन उन तक पहुंचकर पहले तो जिस घर में वो छुपे थे उसको बाहर से लॉक कर देता है और पुलिस को फोन करके यहाँ की लोकेशन भी बता देता है। तब पुलिस ने आते ही फायरिंग शुरू कर दी थी, यानी कि अनजाने में ही सही अर्जुन की वजह से ही विनोद का भाई मारा गया, और इसी वजह से वो सबसे ज्यादा अर्जुन को पहले मारना चाहता है। अर्जुन उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो जो हुआ उसमें तुम्हारे भाई की गलती थी, लेकिन विनोद नहीं मानता और अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इनकी लड़ाई चल रही थी तब तक शहर के सारे बैंक विनोद के साथ ही खाली कर देते हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं होती। डीजीपी से ऑर्डर आता है कि जिस टनल से चोर भागे सारे पुलिस वाले अंदर जाकर उन्हें पकड़े। तो दोस्तों हजारों पुलिस वाले शहर भर से सभी टनल के अंदर पहुंच जाते हैं ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। इधर अर्जुन हरी को बचाने पहुंच जाता है, लेकिन विनोद और उसके गुंडे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कमाल की फाइट, जहाँ अर्जुन सारे बदमाशों को मारते हुए हरी को जैसे तैसे स्लम एरिया से बाहर निकाल लेता है। लेकिन अफसोस की हरी की जान भी चली जाती है। उसके ऊपर पहले ही कई सारे हथियारों से हमला किया गया था। ये देखकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है कि वो तो बाहर आ गया, लेकिन उसके दोस्त और सारे कांस्टेबल मारे गए। जब अर्जुन टेंशन में बैठा होता है ना, तब उसके दिमाग में एक चीज क्लिक होती है कि अगर वो महिला अर्जुन की पत्नी थी तो आखिर उसने मुझे उस जगह की लोकेशन क्यों बताई जहाँ से मुझे बैंक में चोरी होने वाला है ये प्लान पता चला, और सब कुछ टेबल पर रखा हुआ था। उसी के साथ साथ दोस्तों अर्जुन जहाँ भी जाता उसको हर जगह डायनामाइट्स रखे हुए मिलते, और विनोद की कहानी के मुताबिक जब वो फैक्ट्री में माइनिंग का काम करता था तो उसका काम था खदानों में बॉम्ब लगाकर उन्हें विस्फोट करना। इसका
इसका मतलब जितने कांस्टेबल यहाँ पर आए थे वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ये सब विनोद का मास्टर प्लान था। उसने जानबूझकर हमें अपने प्लान के बारे में बताया ताकि हम सभी डिपार्टमेंट वालों को इसकी खबर दें और शहर की सारी पुलिस चोरों को पकड़ने टनल में उतर जाए। और विनोद के असली प्लान के हिसाब से उसने पूरे टनल के अंदर बॉम्ब लगा रखा है ताकि वो सारे पुलिस वालों को जान से मार सके। उसका इरादा बैंक चोरी करने का था ही नहीं, वो तो सिर्फ पुलिस को टनल में लेकर आना चाहता था, जिसमें अनजाने में ही सही लेकिन उसका प्लान सफल हो रहा है। पर ये हो नहीं सकता। अर्जुन खुद में कहता है कि मुझे सभी पुलिस वालों को बाहर निकालना होगा, इसलिए वो बाहर आने के बाद दोबारा से विनोद के पास जाता है ताकि उसे डायनामाइट फोड़ने से रोक सके। वो विनोद से कहता है कि जानता हूँ जो तुम्हारे गाँव वालों के साथ हुआ वो गलत था, लेकिन देख इसका मतलब ये नहीं कि हर पुलिस वाले बुरे होते हैं और तुम इतनी बुरी तरह से उनकी जान नहीं ले सकते। उनके परिवार वाले, उनके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे उनका। अगर तुम्हें अपने गांव वालों से प्यार होता तो तुम इन पुलिस वाले के परिवार वालों का दर्द समझ पाते, पर तुम्हारे अंदर तो गुस्सा हावी हो चुका है। देखो मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ। तो विनोद कहता है कि जो अच्छे पुलिस वाले होंगे उनको तो अलग जगह रख कर दफना दूंगा, लेकिन मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन समझ चुका था कि इसको समझाना कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। जहाँ विनोद दोस्तों बटन दबाने की कोशिश करता है तो तब उसको रोकने के लिए अर्जुन उसको शूट कर देता है, जिससे विनोद मौके पर खत्म। और ये देखकर उसकी पत्नी अब उसका अधूरा काम करते हुए बटन दबाने जाती है, लेकिन ना चाहते हुए भी अर्जुन को उसको मारना पड़ जाता है। वो गोली तो उसके पैर पे मारता है, लेकिन गोली लगने से उसका पैर फिसलता है और पत्थर से टकराने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। माता पिता की मौत आंखों के सामने देखकर उनका बेटा वहीं पे रोने लग जाता है। सभी चीजें खत्म होने के बाद दोस्तों पुलिस वालों को टनल से सेफ्टी से बाहर निकाला जाता है। हजारों पुलिस वालों की अर्जुन की वजह से जान बच गई थी और फिर ऑफिसर्स अर्जुन की खूब तारीफ करते हैं। पर अर्जुन कहता है अगर हम सब ने विनोद के गाँव वालों का साथ दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सभी घायलों को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा होता है, पर उन्हीं लोगों की भीड़ में विनोद का बेटा बड़े गुस्से में सभी को देख रहा है। मतलब दोस्तों पिता का अधूरा काम अब उसका बेटा पूरा करेगा। इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।